बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर आज समाअत हुई और समाअत के दौरान PTI ने बेंच की तश्कील को गैर कानूनी करार दे दिया, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनका एतराज़ मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम सबका मुश्तरका फैसला है कि एतराज़ को मुस्तरद करते हैं। ताहम अली जफर साहब की जानिब से इस्तदा को मंजूर करते हुए बानी PTI से फौरी मुलाकात के अहकामात जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब दौरान समाअत PTI वकील ने 5 रुकनी लार्जर जो बेंच था उसको धमकी भी दी, जिस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि क्या मुल्की इदारों को इस तरह धमका कर चलाना चाहते हैं, कोई जितना मर्जी बुरा भला कहता है हम केस चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकला जो है PTI की उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आर्टिकल 63A नजरसानी केस में चीफ जस्टिस साहब ने बेंच की तश्कील के हवाले से जो PTI के एतराज थे उसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन दौरान समाअत PTI के वकील की जानिब से जो लार्जर बेंच था उसको धमकी दी गई। हाँ, वो मेरे ख्याल से शायद PTI में है नहीं है, वो जाहिर है एक बदमज़गी हुई वहाँ पे सारी, लेकिन बड़ी कशीदगी है इस्लामाबाद में। और उसमें जो आज नवाज शरीफ साहब ने भी जो खिताब किया है उससे भी एक तलखी में यकीनन इजाफा हुआ है। और उधर से जो है वो तहरीक इंसाफ कह रही है कि डी चौक पे हमने आना है 4 तारीख को, कंटेनर्स पे लगने शुरू। अच्छा, मेरे एक जानने वाले यहाँ से बाहर से आए तो मुझे कहते हैं कि बंदरगाह किधर है, यहाँ पे पोर्ट कहाँ है? तो मैंने कहा जी इस्लामाबाद में तो पोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा हो गया, आपको पता नहीं है। मैंने कहा जी नहीं, पोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा पोर्ट नहीं तो कंटेनर्स क्यों पड़े हैं? तो मेरे लिए फिर समझाना उनको ज़रा मुश्किल हो गया कि कंटेनर्स यहाँ पे रहते हैं, यहाँ मतलब है कि बस कंटेनर्स पड़े रहते हैं बस, ठीक है जी। तो वो फिर दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि, और दूसरी बात जो है बड़ी इंटरेस्टिंग वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने प्लान B तैयार कर लिया है अगर फैसला उनके खिलाफ आ गया जी। ये जो फैसला है 63A वाला, अगर ये उनके खिलाफ आ गया तो उन्होंने उसके लिए जो प्लान तैयार किया है वो बड़ा ही अजीब है। खुली जंग है ना जी, खुली जंग हो गई है बदकिस्मती से सियासी माहौल में। और ये उन्होंने कहा है कि मतलब उस 63A के जाने के बाद ये होगा कि जो PTI के अरकान है वो उधर वोट डाल सकेंगे और फिर वो वोट उनका काउंट होगा और वो नाहल हो जाएंगे, यानी अपनी सीट छोड़ देंगे और अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अब PTI ने कहा है कि अगर ये फैसला आ जाता है तो मुस्लिम लीग नून के जितने लोग तोड़ सकते हो तोड़ लो और उनसे कहो कि वो इधर हमारे हक में वोट दें, नाहल हो जाएं, अगला टिकट उनको। तो ये अब खुली जंग है ना जी। तो अब कई लोगों से जो PTI के सेनेटर्स और जोमा और बाकी लोग, जाहिर है उनके मतलब इस वक्त एक ये होता है ना कि उसको टिकट लेना है, उसको टिकट, लेकिन ये जो इनके बाहर जिन लोगों ने ये मुश्किल दौर देखा है वो उस वक्त इस पर तैयार भी हो गए हैं, कहने कोई इशू नहीं है, इस वक्त हम नून के लोग तोड़ते हैं। तो नून के कई लोगों से, मुस्लिम लीग नून के कई लोगों से PTI रब्ता कर रही है खामोशी से कि आप तरामीम के खिलाफ वोट डाल के और अलग हो जाओ, क्या होगा ज़्यादा, और बाहर निकलो और खड़े होंगे तुम्हारे नारे लगाने के लिए तुम्हारे हक में। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल में डेवलप हो रही है। तो ये देखना ये है कि क्या होता है आने वाले दिनों में। बारह जो भी हो, वो अदालती फैसले पार्लियामेंट के अंदर, बाकी सारा ये सड़कों पे एहतजाज मुजाहरे और उसकी वजह से जो है लोगों का जान और माल और सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी के हालात मुल्क के। अच्छा जी, कल जो है वो रात को हमला कर दिया ईरान पे, ईरान ने हमला कर दिया इसराइल पे। लेकिन उस हमले से कुछ देर पहले हमले से पहले 3-4 वाकयात हुए और 3-4 वाकयात ये हुए कि एक तो जो तल अवीव में जाफा स्ट्रीट है, उस जाफा स्ट्रीट एक ज़रा कंपैरेटिवली पुरसकून सा उनका एक पॉश और पुरसकून सा इलाका है। तो वहाँ पे 2 फ़लस्तीनियों ने मशीन गन्स निकाली और वहाँ पे मौजूद जो रेस्टोरेंट के बाहर लोग जो बैठे हुए थे वहाँ पर उन्होंने 7 लोग वहाँ पे मार दिए और बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, अब ये 2 फ़लस्तीनी वहाँ, ये दोनों फ़लस्तीनी, इनका ताल्लुक जो है वो मगरबी किनारे से था। तो उनको फिर ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्स जब ये कत्ल हो रहा, इन्होंने मारा इसराइलियों को, तो साथ ही उससे सायरन बज रहे थे।
तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये सायरन या इनको उठाएं या तो वो एक्चुअली अटैक जैसे ही हुआ है तो वो साथ ही वो तल अवीव के अंदर जो खबरें आई थी फायरिंग, तो फायरिंग से वो 7 लोग वहां पे जो है वो मार दिए। अब ये जो है इसका मतलब है कि ईरान और उन लोगों के दरमियान जो कि तल अवीव में मौजूद थे, तल अवीव में थे, ये लेबनान से नहीं हुआ अटैक, तल अवीव में मौजूद थे और फलस्तीनी थे और इनके पास असला था, इन्होंने गोलियां चलाई तल अवीव के अंदर, तो इसका मतलब एक कोऑर्डिनेशन था। उसके साथ ही इस हमले से पहले हूदीज ने मिसाइल दाग दिए और वो मिसाइल जो है वो उनके जनूब में जाके गिरे और साथ ही उन्होंने 24 घंटों में कुछ 4 जो है वो जहाज़ों को हूतीज़ ने इसी दौरान निशाना बनाया पिछले 24 घंटों में। अच्छा, अब ये जो एक सिचुएशन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग तो क्या है, अफसोसनाक इसलिए है, तो इसका मतलब है हूतीज़ का और ईरान का और जो ये अच्छा उधर से 50 कम से कम 50, वैसे तो तादाद कुछ 100 से ज़्यादा बताई जा रही है, वो साथ ही हिजबुल्लाह ने भी दाग दी है। वो हिजबुल्लाह जिनके बारे में था कि ये तो ख़त्म हो गए, उन्होंने वहाँ से दाग दी। इसका मतलब है कि ईरान और हिजबुल्लाह का भी कोऑर्डिनेशन था और हूतीज़ का भी था कि इस टाइम पे ये होना है। इससे पहले जब अप्रैल में अटैक हुआ था तो इसराइल को 1-2 दिन पहले से अंदाज़ा था कि ये होने वाला है कल, लेकिन इनके पास 1-2 घंटे थे तो इनके पास टाइम नहीं था कि अपने आप को बचाएं। उसका नतीजा ये निकला कि वहां पर जो अमवात है वो तो कम हुई, एक ही शायद शख्स की डेथ हुई, लेकिन जिन जगहों को हिट किया गया है वो जगहें इतनी प्रिसाइज हैं ईरान की तरफ से, इतनी प्रिसाइज जगह हैं वो कि आप ये सोचेंगे कि जी ये यहां पर कैसे मुमकिन है कि यहां पर एग्जैक्ट इन लोकेशंस के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर मैं फर्स्ट स्लाइड यहां पे दिखाऊं, एक उन्होंने जनाब अटैक जो है वो एक तो उन्होंने इमाद और गदर बैलिस्टिक मिसाइल से किया, ठीक है, और फतह 2 भी किया, इसके ऊपर बाद में जरा बात कर लेंगे, लेकिन एक तो उन्होंने किया नेवतम एयरबेस पे। अच्छा, ये जो नेवतम एयरबेस है, ये नेवतम एयरबेस जो है ये वो जगह है, नेवतम एयरबेस, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको मैप को जी इसको ऐसे करें तो नेवतम एयरबेस वो है जहां पे F-35 तैयारे खड़े होते हैं जो सारे अमेरिका ने दिए हैं। उस जगह के ऊपर अटैक हुआ तो ये खुशकिस्मती है कि वो इसराइल की, कि उस वक्त तैयारे सारे जो हैं वो फजा में थे, अक्सरियत फजा में थी, तो वो लेकिन गिर गए, मिसाइल गिर गए, बावजूद इसके कि डेविड स्लिंग और आयरन डोम और ये सारा एक्टिव था, वो नेवतम एयरबेस पे गिर गए। और जो जियो लोकेटेड इसकी पिक्चर्स हैं वो बता रही हैं कि नेवतम एयरबेस पे नुकसान हुआ है, वो गिरे हैं मिसाइल्स। दूसरी जो जगह है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जो जगह है वो है जो गिलात की बेस है, गिलात इंटेलिजेंस बेस, ठीक है। ये भी हम अगर हम यहाँ पे दिखा सकें किसी जगह पे, तो गिलात की जो इंटेलिजेंस बेस है वहाँ पर भी फिर आपको अटैक नज़र आता है। उसी मैप को हम दिखाएं, शायद उसी में हमें नज़र आ जाए गिलात, ठीक है। अच्छा, गिलात की जो एयरबेस है ये वो एयरबेस है जो असल में ये हम कह रहे हैं ना तल अवीव, तो गिलात एयरबेस वो है जो मोसाद का हेडक्वार्टर है, और ना सिर्फ मोसाद का हेडक्वार्टर है बल्कि यहां पर यूनिट A200 भी काम कर रहा है जो कि साइबर वॉरफेयर का है। उस पर भी जाके मिसाइल गिर गया, एक से ज्यादा। वो खाली करवा ली हुई थी जगह और वो बंकर्स वहां पे घुसे, लेकिन वो जगह भी हिट हो गई। ये बहुत तीसरा मामला बड़ा अजब है। चौथी जो जगह इनकी हिट हुई है वो इनकी जगह हिट हुई है एलोन माल,
ठीक है, ये रमत गैन इसराइल में, और ये यरकून पार्क के बिल्कुल नज़दीक एक जगह है। और अगर हम इसको इसी मैप को दिखाएं तो इसी मैप में हमें ये जगह भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये हस्तरीन एयरबेस, और ये वो जगह है नीचे जो कि शिन बेत का हेडक्वार्टर है। यानी आप ये एक तो रैंडम जा रहे हैं ना मिसाइल्स ऊपर, देखिए जो गिरे हैं वो मिसाइल उन जगहों पे गिरे हैं जो मिसाइल्स जो हैं वो, और इसको अब इसराइल की डिफेंस फोर्स ने आज अभी कुछ देर पहले तस्लीम किया है। 13 स्लाइड says some Iranian missiles hit air bases but no aircraft or major infrastructure damaged। यानी आप ये देखें ना कि और एक नफसियाती एक साइकोलॉजिकल वॉर में देखें ना कि वो गिर गए वहां के, वो आयरन डोम को भी उनको छोड़ के एयर बेस पे गिरे हैं, और उस एयर बेस पे ये इसराइल डिफेंस फोर्सेस मान रही है इस बात को कि वहां तक गिर गए जाके। देखिए सिविलियन जगह पे, कहीं बिल्डिंग पे, कहीं और किसी जगह नहीं। वो जो टारगेट थी शिन बेत का हेडक्वार्टर, मोसाद का हेडक्वार्टर, और उसके साथ जो है वो जहां पर F-35 खड़ी है, मतलब 3 ही तो जगह हैं, और क्या जगह होगी। अब जो इन्होंने कैबिनेट का इजलास कर रहे हैं अपना, जिसमें भागते हुए नजर भी आए नेतन्याहू, भाग रहे हैं तेजी के साथ। ये कहां पर है? अब ये यरूशलेम के नीचे हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि यरूशलेम को निशाना नहीं बना सकता कोई भी। तो यरूशलेम के नीचे जो बंकर है वहां पर अभी तल अवीव नहीं बल्कि यरूशलेम शिफ्ट हो गया सारा, और यरूशलेम के नीचे बैठ के मीटिंग्स हो रही हैं अच्छा, अब ग्राउंड फोर्सेस एंटर हो गई बैरूत में, और बैरूत में एंटर होने के बाद कोई 50 वहां से रॉकेट्स आए। 188th आर्म्ड ब्रिगेड और गुलानी ब्रिगेड और 6th इन्फेंट्री, ये इजाफी फौजें इन्होंने लिबनान में दाखिल कर दी। 282 आर्टिलरी ब्रिगेड है वो भी साथ दाखिल हो गई। और थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से पहले कमांडर के मारे जाने का ऐलान हुआ है, और वो है एतन ऑस्टर, 22 साल कैप्टन इसराइल का एतन ऑस्टर को हिजबुल्लाह ने जो है वो उनके हाथों वो मारा गया। पहला कमांडर हिजबुल्लाह के हाथों, ये लेबनान के अंदर दाखिल होने के हिजबुल्लाह ने पकड़ा है और वहां से मार के बॉडी। अच्छा, जो वहां का मीडिया है ये तो वो है जो इन्होंने तस्लीम कर ली है कि बॉडी हमारे पास आ गई है, इसराइल ने इसको तस्लीम कर लिया। जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा तादाद में हमने इसराइल के फौजी मार दिए हैं, हिजबुल्लाह ने। और उसके ऊपर वो तादाद जो है वो कोई 4 बयान हो रही है, कोई इन्होंने एक को तो तस्लीम कर लिया है। लेकिन यहाँ इशू सिर्फ ये है कि जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है इसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब मैं टाइम्स कोट कर रहा हूँ, टाइम्स इंग्लैंड, ये बरतानिया का टाइम्स, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ज़्यादा मुस्तनद। 41st सोल्जर्स किल्ड इन एम्बुश। अब वो कह रहे हैं सोल्जर्स, ठीक है, टाइम्स कह रहा है सोल्जर्स। अच्छा, अब कितने सोल्जर्स टनल्स के पास ही मारे गए ये नहीं पता। टाइम्स साथ ही ये भी कह रहा है कि इसराइली एयरबेसेस हिट का होना है जो है ना। और ये जो है ये एम्बुश, ये 43rd स्लाइड, ये इजरायली ट्रूप्स किल्ड इन एम्बुश। अब कितने, एक को तो क्लेम कर लिया उन्होंने कहा, एक तो वो कह रहे हैं कि सस्टेन मल्टीपल कैजुअलिटीज एन अनकन्फर्म्ड नंबर ऑफ डेड आफ्टर वन ऑफ इट कमांडो यूनिट्स वाज एम्बुश्ड क्लोज टू हिजबुल्ला टनल्स ऑन लेबनीज साइड ऑफ द बॉर्डर। अंदर घुसे, अंदर जाके जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर कुछ और है, फजाई हमले कुछ और है, गुरिल्ला वॉरफेयर कुछ और है। अच्छा, अब साथ ही ये हुतीज ने किया, और हुतीज जो हैं उनका तो ये कहना है कि भाई हमने, अच्छा एक साथ ही ऐनुल असद जो एयरबेस है, ऐनुल असद एयरबेस अमेरिका की, उसके ऊपर इराक में अटैक हुआ। लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये ऐनुल असद पे हमने अटैक नहीं किया था, बल्कि वहाँ पर एक मिसाइल जो है वो एक ऑयल टैंकर पे गिरा।
ये शफक न्यूज़ उनकी जो है, आप देखें किस तरह तमीज़ से वो क्लैरिफाई भी करते हैं साथ साथ। ये 8वीं स्लाइड उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भाई ये एक मिसाइल गिर गया था, मिसाइल के नतीजे में ट्रक था और ट्रक को आग लग गई, इसलिए जो है हमने एनुल असद एयरबेस पे अटैक नहीं किया, बल्कि वो एक मिसाइल गिरा है, उसके नतीजे में वहाँ पे नीचे जो है वो आग लग गई है। अच्छा, पहले सोल्जर की डेथ जो है वो, अच्छा 50 से 100 के करीब हिजबुल्लाह से रॉकेट फायर हुए। 50 ये क्लेम कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने 50 किए, यहाँ से 200 से 400, वहाँ से बेतहाशा हुतीस के, और इराक में एनुल असद पे भी अटैक हुआ, और फिर डिप्लोमेटिक जो उनका मरकज़ है, जो बिल्कुल आप ये समझें कि यानी बिल्कुल उनका सेंटर है, उनके सेंटर में बगदाद के अंदर, दारुल हुकूमत बगदाद में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, बहुत बड़ी एम्बेसी जो बगदाद में अमेरिकन की है, तो उसके ऊपर भी अटैक हुआ, और वो जो अटैक है वो जो है वो नाकाम हो गया। अच्छा, ये इसमें जो है अब यहाँ पर इशू ये है कि ये अंदर तो दाखिल हो गए हैं, दाखिल होने के बाद ये मुख्तलिफ जगहों पे ज़ाहिर है कि वो अटैक्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है सारा, और ये US बेसिस पे जो अटैक है, अगर हम इसकी यहाँ पे, यानी कल जो रात को हुआ है ना, तो अब आप ये देखें कि वो सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ, बल्कि वो अटैक्स जो हैं वो US बेसिस, ये मैं 6 स्लाइड अगर हम यहाँ दिखा सकें, इराक में हुआ है, और उसके साथ ही तो ये जो है ये एक मतलब है कि यहाँ पर भी अटैक हुआ है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम 5th स्लाइड दिखाएं तो नॉर्दर्न इजराइल में लेबनान से अटैक जो हैं कंडक्टेड 2 वेव्स में उन्होंने रॉकेट दागे, और ये वो यहाँ के गिरे, और ये जो हैं ये एवीविम के इलाके में फादी 4 हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइल यूज़ किए, और ये अच्छा, अब यहाँ एक सूरत हाल बड़ी अजब सी हो गई है। वो ये है कि इसराइल इसके लिए तैयार नहीं था। तैयार इसलिए नहीं था कि ये तो चले कि कुछ नहीं हुआ, लोग नहीं मरे, ये नहीं, एयर बेसिस हिट हुई हैं। एयर बेसिस का जो हिट होना है कि आपके शिनबित, मुसाद और जहां पर F-35 तैयारे खड़े होते हैं, वहां पर अगर आके पूरे इसराइल को छोड़ दें और वहां आके अगर धमाके हो गए हैं, और ये ऑयल फैक्ट्री हैफा की और वो अलग है, तो इसका मतलब है कि एक और आपस में कम्युनिकेशन उनकी इंटैक्ट, और एक ही वक्त पे जैसे ही ईरान कर रहा है तो उससे पहले अब कितने लोग इसराइल में घूम रहे हैं असला लेके, जो तलवी में 2 निकले उन्होंने फायरिंग कर दी और लोग मार दिए साथ ही। ये रात को खबरें आ रही थी ना, तलवी में फायरिंग भी शुरू थी, इसका मतलब है उनकी कम्युनिकेशन तो आपस में हो रही है। तो वो कैसे हो रही है भाई, कौन सी नेटवर्किंग है जिसके तहत वो हो रही है कि हुतीज भी और हिजबुल्लाह भी और साथ ही ईरान भी और साथ ही तलवीव के अंदर फायरिंग। तो ये एक बड़ा डेडली किस्म का एक सिनेरियो वहाँ से जन्म ले लिया उसने। अच्छा, अगर मैं इसमें ये सेकंड दिखाऊं ना यहाँ पे, तो ये ईरान की जो रीच है इस वक्त वो ये है, ईरान के जो मिसाइल्स हैं ये उनकी रीच है, ठीक है। और शदाब 2 है, ये वाशिंगटन इंस्टीट्यूट की कुछ अर्से पहले, लेकिन उससे भी अंदाज़ा होता है कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनकी रीच जो है वो कहाँ तक जा रही है, सेकंड। अच्छा, और उसके बाद जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात सारी ये हुई है कि देखें, और हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने फायर किए, हाइपरसोनिक जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल तो ये है कि सीधा आपने वो एक यानी उसको प्रोपल्जन की, उसके बाद वो ट्रेजेक्ट्री से गया, और वो उसमें जाहिर है कि बहुत से इश्यूज वो जहाँ जाके गिरने गए। हाइपरसोनिक के ऊपर से गया, और वो मतलब बैलिस्टिक तो ऊपर से जा रहा है, ट्रेजेक्ट्री को हाइपरसोनिक नीचे से जा रहा है, रडार से कैच नहीं होता। दोनों उन्होंने फायर किए, इसके बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं। बैलिस्टिक को गिराना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि वो ऊपर से आ रहा होता है, तो पता चलता है वो ऊपर ही अब आयरन डोम और वो भी डिफेंस जो सिस्टम है सारा वो सारा कर रहा होता है। अच्छा, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस ने बात की फौरी तौर पे, जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलन से के इसराइल के डिफेंस के लिए हम साथ खड़े हैं, और ये जो उसके साथ ही फिर जो है वो आज शायद नेतन्याहू की प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हो, उन इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल के। अच्छा, अब ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के हमले को नाकाम बनाया।
मतलब इसका मतलब है कि अमेरिका ना हो तो इसराइल गया। और अगर उसके बाद भी ये सूरत हाल बन रही है कि 3-4 उधर भी गिर रहे हैं, आके एयर बेसिस के ऊपर भी हिट हो रहा है, और उसके बाद अगर ये सूरत हाल बन रही है कि 1 साल होने वाला है और गजा का नहीं समझ में आ रहा, और उसके बाद ये सूरत हाल है कि हुतीस ने फिर दोबारा अटैक्स कर दिए हैं वेसल्स पे, तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि ये हम इसराइल के साथ हैं तो इसराइल का दिफा करेंगे? मतलब ये कहने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, अब इसमें जो यहाँ पे इशू है वो ये है कि तल अवीव पर भी अटैक हुआ है हुतीज़ का डायरेक्ट। तल अवीव पे जो मिसाइल गिरे आके, हुतीज़ ने सिर्फ अपने आप को जनूब तक नहीं रखा, हुतीज़ तल अवीव पर भी अटैक करने और गिर गए मिसाइल उनके। ठीक है, अभी ये जेरूशलम पोस्ट कह रहा है कि जी हुतीज़ क्लेम टू हैव लॉन्च्ड। और भाई क्लेम नहीं किया उन्होंने, किया है, अटैक हुए हैं उनके। ये 9th स्लाइड जो है। अच्छा, और मोसाद के हेडक्वार्टर पे और गिलॉत बेस पे और इन जगहों पे अटैक करना जो है ये काफ़ी ज़्यादा। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? ईरान के जो सदर हैं वो कतर पहुंच गए, और वो कतर में है इस वक्त, अमीर कतर की दावत पे। और कतर और ईरान के दरमियान इकॉनमी और बाकी माहिदात के ऊपर आज और कल दस्तखत होंगे। 2 रोज़ा दौरे पे वो कतर में रहेंगे। मतलब अगर कोई ऐसी सूरत हालत जंग की होती तो क्या वो कतर में होते? इस वक्त वो कतर में है। ईरान के सदर कतर पहुंचे और बड़ा उनका ज़बरदस्त रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ है कतर में। अच्छा, ऑप्शंस क्या हैं? व्हाट नेक्स्ट? अगर एक तो ये कि इसराइल अंदर एंटर हुआ है, पहली डेथ उनकी अनाउंस हो गई है, जेरूशलम पोस्ट 10th IDF अनाउंस कैप्टन इतान ऑस्टर वाज किल्ड इन लेबनान। ठीक है, टाइम्स ऑफ इसराइल, फर्स्ट सोल्जर किल्ड फाइटिंग इन साउथ लेबनान, पहला सोल्जर। अच्छा, इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, एंटर ये कुछ भी दाखिल हुए हैं तो अब कहाँ जाएंगे? वो बैरूत को करेंगे, वो एंटर का पैर रखा है वो साथी पकड़ के। मैं कह रहा हूँ टाइम्स वाले, मैं अभी इसीलिए सिर्फ दोनों को कोट कर रहा हूँ। मगरबी मीडिया कह रहा है बहुत बड़ी तादाद में, हिजबुल्ला वाले कह रहे हैं हमने जिंदा पकड़ लिए हैं, हमने जिंदा पकड़ लिए, हम ले गए उठा के होस्टेज बना के। लेकिन अभी चूंकि वो एक फॉग ऑफ वॉर है तो इसलिए कुछ नहीं पता, इसलिए हम वही बात जो कि पब्लिश्ड है, जिसके कोई हमारे पास रेफरेंसेस है, दोनों साइड्स को हम कोट करें। लेकिन टाइम को मैंने इसलिए कोट किया कि टाइम यूके का ये कह रहा है कि सोल्जर्स। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं? मुझे एक किसी जानने वाली शख्सियत ने कहा कि डॉक्टर साहब आप तारीख बहुत लेके बैठ जाते हैं बीच में दरमियान में। मैंने कहा अच्छा, मैं भी अभी तारीख डिस्कस करना, मैं आज की गुफ्तगू में अगर तारीख डिस्कस ना करूं और उसको इधर ही रोक दूं, तो कल अगर आपने मुझे फ़ोन करके ना कहा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद ज़रा तारीख डिस्कस करें, प्लीज़ बताएं कि क्या है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि पब्लिश नहीं है किसी जगह पे, आप ही मुझे फ़ोन करेंगे तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं बताएं। और फिर वो बात उनसे की। मैंने कहा आपको पता है कि ये जो मैंने बनी इसराइल के 12 कबीलों का जिक्र किया था, तो 12 महीने उनके, जो क्रिश्चियंस के जो साल है ना 12 साल, वो यानी 12 महीनों का जो साल है, अब 2024 है, 2025 आ जाएगा, 2040 आ जाएगा, 2021 22वीं सदी शुरू हो जाएगी, चल रहा है ना। मुसलमानों का जो है वो भी 1 साल चल रहा है। एक खास जगह पे जाके यहूदियों का कैलेंडर खत्म हो जाता है, एक खास जगह पे जाके यहूदियों का कैलेंडर खत्म हो जाता है, और उससे पहले उन्होंने हेकल सुलेमानी बनाना है, उससे पहले बनाना है। उनका ओपन एंडेड नहीं है कैलेंडर, हमारा तो ओपन एंडेड हो सकता है जी। पहले तशी कहेंगे जी इमाम गायब ने कब आना है, इमाम मेहदी ने कब आना है, ठीक है। उनका जो वो जिस बादशाह का वेट कर रहे हैं वो एक उसकी क्लोजर डेट है। ये जैसे हम कहते हैं ना इस्लामी कैलेंडर और ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, इसको हम मिलाते हैं आपस में कि अच्छा ये रबी अव्वल के अंदर ये महीना होगा, मार्च में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है, कहाँ पर रबी सानी, कहाँ पर ऊपर नीचे होते रहते हैं महीने। हमने कभी ये बात ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि उनके कैलेंडर के साथ हम कैसे मैच होते हैं। उनका भी कैलेंडर है, वो खत्म हो रहा है, एक जगह पे जाके खत्म होना है। कब?
अब मुझसे ये ना कोई कहे कि तारीख में बताता हूँ। और मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, मैं आज इस बात को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कभी होता है ना पब्लिक के पुरजोर इसरार पे ये जो उनका यूनिट 8200 बना ना साइबर, और दूसरा जो इनके ये जो बच्चा पार्टी मैंने बताया था ऑटिज्म वाले, अब फिर कहेंगे कि तारीख लेके बैठ गया हूँ, लेकिन बस यहाँ से निकल जाता हूँ इस बात करके। तो उनके पास जो मैं ये जब यूक्रेन की वॉर भी शुरू हुई थी तो मैंने कहा था इसका रिलीजियस एंगल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्यूटिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, ये ज़हन में रखें। और मैंने उस दिन भी शिज़म की बात की थी कि ग्रेट शिज़म के बाद रोमन कैथोलिक पोप उधर और पैतरिया इधर, और यूक्रेन और टर्की और ये सारे जो मुल्क हैं, ये सारे जो है ना, रूस का नाम ही रस, ये उस ज़माने में यहाँ के ऑर्थोडॉक्स बैठ गए थे सारे। आके ये डिटेल में डिस्कस कर चुका उसका, इसका रिलीजियस एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्यूटिन जो है वो कम्युनिस्ट और वो तो हैं, वो साथ वो मॉस्को जो है वो अलामत है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की, वो सेंटर है। जिस तरह रोम है उस तरह मॉस्को है। इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो सारा साइबर और टेक्नोलॉजी और ऑटिज्म के बच्चे आके बैठे उसमें यूनिट में और काम कर रहे हैं सारे। मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी मैं भी इन चीज़ों को देखता रहता हूँ उनके साथ। कोई मेरा ख्याल है कोई आज से 2 साल पहले उन्होंने ताबूत सकीना ढूंढ लिया कि दुनिया में कहाँ है। ताबूत सकीना उन्होंने ढूंढ लिया। अच्छा, उसको उन्होंने पब्लिश नहीं किया। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो मैंने कहा ये लोकेट हो गया है? उन्होंने कहा हो गया है। यहाँ पे ताबूत सकीना जिसको वापस लाना है 3rd टेम्पल को बनाने से पहले। अब मुझसे ये कोई ना कहे कि मैं तारीख क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आगे चलते हैं ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इमाम गायब के हवाले देखें, ये जो है ना सारे इश्यूज ये एक इसका यरूशलेम क्या है? यरूशलेम में ऐसी क्या बात है जी कि यरूशलेम जो है वो यरूशलेम है ना। अगर आप तारीख को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या सीरिया में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, छोड़ देना। मुझसे ये पूछें कि आर्मगेडन कहाँ होनी है, फिर आप कहेंगे तारीख लेके बैठ गया। ठीक है, दामिक का इलाका किधर है आज के नक्शे के मुताबिक? तो रुकते हैं इसको जरिए। अच्छा, अब आते हैं कि जी वापस आते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि तारीख को अगर नहीं, ये सारे मामलात कनेक्ट, यानी अगर फर्ज करें कि उनको मैंने कहा जी अगर मैं फर्ज करें ताबूत सकीना डिस्कस करना शुरू करूं अभी तो मैं तो 4,000 साल पहले चला जाऊंगा। और फिर उनकी जो रिसर्च अभी बता रही है कि ताबूत कहाँ है इस वक्त, कहाँ है, और हैरान कौन जगह है जहाँ पे है वो। मतलब मैंने उनके जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के बच्चे काम कर रहे हैं और वो सारे, तो उन्होंने वो जो जगह लोकेट की है दुनिया में वो बड़ी हैरान कौन जगह है, सोच भी नहीं सकता कोई वहाँ हो सकता है वो। अच्छा, एनीवे, अब उसके बाद ये हुआ जनाब के ऑप्शंस क्या हैं इनके पास। क्या अमेरिका इसमें आएगा? क्या अमेरिका इस फटे में आएगा? जी। 4 जो है वो 4 नवंबर की तारीख थी, 4 नवंबर 1979। 4 नवंबर 1979 ये 1979 इनकलाब आया और इस साल के आगाज में आयतुल्लाह खुमैनी वापस आ गए। 4 नवंबर को एक वाकया हुआ तेहरान में। अब वक्फ वाले मेरे ख्याल से उसके बाद बढ़ा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अमेरिका के जंग में आएगा और इसराइल के अटैक करने वाले, और ईरान के न्यूक्लियर किधर है? ईरान की न्यूक्लियर साइट कहाँ पे है जहाँ पे अटैक होगा? आपको पता है ईरान ने अपने न्यूक्लियर जो है वो कहाँ वक्फ वाले उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी अरसे बाद खिताब किया, उनकी जानिब से एक बार फिर पुरानी बातों को याद किया और ये भी कहा कि मुझे क्यों निकाला है। जी नहीं, उन्होंने पूछा, उनने कोई मसला ये है कि ये वही बात उनके जहन में है कि तरक्की हो रही थी और मेरे दौर में ऐसा होता था और वो सारी बातें उन्होंने वही की। लेकिन इशू ये है कि ये मामला जो है ज़रा उलझ गए हैं, तलखी है, और इसमें अभी तरामीम आती हैं, अदालतों में क्या हो रहा है। इशू हमारी सिक्योरिटी है, इशू हमारे इकोनॉमी और दुनिया के हालात अब देखें कैसे। अच्छा, मैंने वो जो अभी बात की, मैं थोड़ी सी उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैं जो बात कर रहा हूँ ना ज्यूज़ के कैलेंडर का जी, तो मैं उस कैलेंडर की बात कर रहा हूँ जो
इस वक्त कई कैलेंडर्स हैं ज्यूज़ के, जो अभी जो ज्यूज़ यूज़ करते हैं हम, मैं उस कैलेंडर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं उस कैलेंडर की बात कर रहा हूँ जो कमरी कैलेंडर था और पहले हैकल में इस्तेमाल होता था। मैं उस कैलेंडर की बात भी नहीं कर रहा जो कि दूसरे हैकल में इस्तेमाल होता था। मैं उस कैलेंडर की बात भी नहीं कर रहा जिसका तलमूद में जिक्र है। मैं तौरा वाले कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तौरात वाले। मैं उस कैलेंडर्स को, उन कैलेंडर्स को बिल्कुल नहीं सामने ला रहा, इवन जो तलमूद के या सेकंड टेम्पल के भी हैं, बस मैं इधर, तो वो एंडिंग है उसका, ओपन एंडेड नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि ये क्या करेगा। इस वक्त ये आगे से तो झगड़ा शुरू हो गया। ये जो मैंने एंड ऑफ टाइम बनाई, तो मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि उस वक्त ये होता है ना कि वक्त से पहले आप बना लेते हैं तो फिर आपको इतना उसके बारे में चीज़ें, टिप्स के और फॉलो करते रहते हैं हर वक्त उन चीज़ों को खामोशी से। तो ये 2004 में जब ये सारा शुरू तो क्या क्या बात करते हैं, लिबनान में सुकून है, इधर यमन कहाँ से आ गया। तो उस वक्त बड़ी बहस होती थी इस बात पे, लेकिन बात चीज़ें थी ऐसी जो बस उस वक्त डिस्कस हो गई डिटेल में। एनीवे, अच्छा, मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि तो उनका एक जगह पे कैलेंडर खत्म हुआ। अच्छा, अब इसराइल क्या करेगा जी? पहली बात तो ये है कि अगर आप ईरान शायद इस खत्ते का तो डेफिनेटली वाहिद मुल्क है जो साइज में छोटा होता रहा है, बड़ा होता रहा है, छोटा होता रहा है, बड़ा होता रहा है। पर्शिया छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। ये कभी कॉलोनी नहीं बना, ये कभी कॉलोनी नहीं बना, ना बरतानिया की, ना फ्रांस की, ना इटली की, ना पुर्तगाल की, किसी की कॉलोनी नहीं बना आज तक। ईरान वाहिद मुल्क है, ठीक है। आगे कभी इसको जरा इसकी और बातें बीच में डिस्कस होंगी। सब मुल्कों में आसपास के बरतानिया के बैठ गए, कि फ्रांस बैठ गया, कहीं कोई, ईरान कॉलोनाइज नहीं हो सका कभी भी। छोटा हो गया साइज में, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर कॉलोनी नहीं बना। दूसरी बात है, ईरान के जो अगर आप मैप देखें तो ईरान के मैप में एक जगह पे उनका न्यूक्लियर अब नहीं है। उनके न्यूक्लियर साइट्स पूरे ईरान में फैले हुए हैं, पूरे ईरान में। उन्होंने 15वीं स्लाइड देखें, मतलब ये इसराइल की कैलकुलेशन है। अच्छा जी, ठीक है, आईएस ने भी लिखा है यहाँ यूरेनियम के रिजर्व्स हैं, गशीन में हैं, अनार्क में हैं, इस्फहान में होंगे, इराक में होंगे, इधर उधर दाएं बाएं। और आपको पता है कि न्यूक्लियर के ऊपर जहाँ पे यूरेनियम की इनरिचमेंट एक ख़ास मरहला क्रॉस कर चुकी हो, एक ख़ास मरहला क्रॉस कर चुकी हो, अभी वो इराक वाले एक ख़ास मरहला क्रॉस करने के बाद अगर आप न्यूक्लियर साइट्स को हिट करते हैं तो आपको पता है रीजन में क्या होता है, उसके फॉलो आउट आपको पता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर को हिट करना इस मरहले पे, जबकि श्योरिटी भी नहीं है कि ईरान का न्यूक्लियर कहाँ तक पहुँचा होगा, कहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। बीच में जो पॉज आ जाता है, टॉक्स चल रही हैं, टॉक्स नहीं चल रही हैं, कुछ लोगों को अलाउ करते हैं, कुछ को अलाउ नहीं करते, किस लेवल पे है ये भी देखना है। और फिर फैला हुआ पूरे ईरान में, और कॉम्प्लेक्स मैप्स भी हैं। अगर हम ये 14th देखें तो और एक अमेरिकन की असेसमेंट है CIA की, जिसमें और आपको स्प्रेड आउट नजर आता है 14th स्लाइड में, उनके और फैले हुए कि यहाँ इन साइट्स के ऊपर उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो है मुख्तलिफ जगहों पर रखे हों। अच्छा, अब आप इसको छोड़ दें और आप चले जाएं जरा इसराइल पे। तो इसराइल का न्यूक्लियर भी तो है, तो वो तो एक आप मैप देखें बस, और आपको सामने उनका नजर आ जाएगा कि ये इसराइल का जो है वो उनका भी न्यूक्लियर है। और वो तो बिल्कुल ही जाहिर नहीं करते, मगर उनका न्यूक्लियर तो बिल्कुल आप समझें कि एक ऐसी जगह पे है जो बिल्कुल उन्होंने मरकज़ में बनाया हुआ है। और अगर हमारी टीम उस मैप को दिखा दे, मेरे पास तो इस वक्त नहीं है, एनीवे, तो वो जो है वो उनका बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर के अंदर उनके वो जगह है जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं। एनीवे, और वो डोमिनो का इलाका है, और 2-3 और जगह हैं जहाँ पर बयान होता है कि वो अपनी एनरिचमेंट वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं इसराइल की। और एक तो कुछ के पास उन्होंने, ये थोड़ा सा दूर है, ये सिदौत के इलाके में है, हैफा में कुछ हैं ऊपर, ये जो येलो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये उनकी साइट्स हैं। इसी तरह तिरोश में है, दिमोना, ये तो मेन इनका जो है सेंटर फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये तो बिल्कुल आप सोचें ना कि ये तो यानी यहाँ पर तो गिरा आके, यहाँ पर तो गिरे वो, यहाँ तो F-35 यहीं पे तो खड़ा था, F-35 सारे यहीं तो खड़े थे। ये जो मैंने बात की है अभी निवातिम की जो बात की है, यहीं तो F-35 तैयारी खड़े थे, यहीं तो, ये तो न्यूक्लियर है दिमोना, यहीं पर तो इशू ये सारा कि, और वो ऊपर जो है जो तल अवीव के पास है, तेल नौफ और वो जगह, वहीं पे तो मोसाद और शिन पे तो ये एक अच्छा खासा रौला है, ठीक है। और करें तो क्या करें।
अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि अमेरिकन का ईरान के साथ कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। एक तो तलखी है, मतलब है कि कभी इनकी जैसे इराक में ज़रूरत थी ईरान की, तो अमेरिका सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट जब हुकूमत गिरानी थी 2003 में, तो ईरान और अमेरिका एक साथ थे सद्दाम हुसैन को गिराना है, या ये कि जब नॉर्दर्न अलायंस और इधर उधर से वो सपोर्ट थी ईरान की। लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से दोनों मुल्क घबराते हैं, क्योंकि जब मैंने बात की कि आयतुल्लाह खुमैनी जब वापस आए 79 के आगाज़ में, शायरान दौड़ गए, तो नवंबर में जो तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने वो हल्ला बोल अमरीकी सफारत खाने पे, और 53 लोगों को, सफारतकार भी थे और सिविलियंस भी थे, उनको यरगमाल बना लिया। और वो जो होस्टेज क्राइसिस है वो 444 डेज, 444 दिन तक चला। वो जाके कहीं 1981 में ख़त्म हुआ। और ये सारे लोग जो हैं ये उसके बाद वहाँ से रहा हुए। दरमियान में ईगल क्लॉ के नाम से एक ऑपरेशन जिमी कार्टर ने करने की कोशिश की, और वो जो है वो एक बहुत ही बदतरीन ऑपरेशन था। मैं वक्त नहीं है वो, मतलब ना उसको डिस्कस करने का मौका है। वो 8 हेलीकॉप्टर में से 5 हेलीकॉप्टर एक हवा से उधर गिर गया, उधर चला गया, उधर गिर गया, उधर गिर गया, उधर गिर गया, और वो ऑपरेशन फेल हो गया। उसके बाद कनाडा और अमेरिका ने फिर एक कंबाइंड जो है वो एक यानी सीक्रेट ऑपरेशन किया। एक बंदा वहाँ गया और वो 4-5 लोगों को छुड़ा के लाने में कामयाब हो गया, लेकिन जो बाकी लोग थे 52 लोग, वो फिर उसके बाद 1981 में रहा हुए। बेन एफ्लेक की फिल्म है इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त, कुछ अर्से पहले 2011-12 में एक बड़ी अच्छी बेन एफ्लेक की मूवी इसके ऊपर आई है। खुद ही बेन एफ्लेक ने उसको डायरेक्शन भी उसकी दी हुई है, और बड़ी अच्छी मूवी है इसके ऊपर पूरी होस्टेज क्राइसिस पे। तो ये जो है ये कोई एर्गो, तो ये जो है ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहाँ से पे जो मैं आपको बताऊँ, ये CIA के लिए काम कर, CIA का था ना ज़ाहिर, तेहरान में अमेरिकन यूनिवर्सिटी। तो जब वो घुसे, दाखिल हुए लोग, तो उनमें से जो एक तालिब इल्म था वो उनके अब पासदारान के, उनके फ़ौज के हेड हैं, ये जो जनरल वाकरी हैं, और एक उनमें से डिफेंस मिनिस्टर हैं कुछ अर्सा पहले। तो वो सारे उनके पासदारान में वो बैठे हैं, वो उस वक्त से। अच्छा, अब ये जो है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि अटैक कहाँ करना है, कहाँ पर अटैक करना है। ये तो अंधेरों में खेल हो रहा है ना, शेडोज में खेल हो रहा है। दरमियान में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो यानी मैंने आपसे कहा ना कि इधर तवज्जो दें तो उधर मसला हो जाता है, उधर तवज्जो दें तो इधर मसला हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में एक मैसिव नुकसान हुआ है, और वो जो है वो नुकसान जो है वो हुआ है, जो बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है कि एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो तेज़ी के साथ वो इलाका जो है वो निकलता जा रहा है। यानी 2 साल लगे हैं उनको यहाँ पे वुलेदार के इलाके में, लेकिन रशियंस नहीं आ सके, वो आराम से ले गए निकाल के ज़ेलेंस्की के हाथ से। यूक्रेन निकल रहा है क्योंकि तवज्जो डाइवर्ट हुई है सारी, ठीक है। और उसके बाद आप सिर्फ ये देख लें, सिर्फ मैं तेज़ी के साथ आज का वाशिंगटन पोस्ट, यूक्रेन ईस्ट बकलिंग अंडर इम्प्रूव रशियन टैक्टिक्स सुपीरियर फायर पावर। अल जजीरा, यूक्रेन्स वेरी एग्जिस्टेंस एट स्टेक, ज़ेलेंस्की जो है US इलेक्शंस में कह रहा है। अटलांटिक, द ओनली वे द यूक्रेन वॉर कैन एंड, एक ही रास्ता है यूक्रेन की जंग खत्म करने का। ये इधर अटलांटिक ने तो कमाल ही किया है, 32वां देखें, ये पढ़ने वाला है। अटलांटिक ने कहा है कि एक ही रास्ता है यूक्रेन की जंग खत्म करने का, रशिया किसी तरह जंग रोक दे, एक ही रास्ता है, वरना तो जो और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद राइटर्स कह रहे हैं कि जी रशिया ने कैप्चर्स कर लिया 2 साल के बाद, ये 30, ठीक है। और NBC कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक होल्ड आफ्टर 2 ईयर। तो ये सारा जो है उधर, और मैं दोबारा ये आपसे कह रहा हूँ कि यूक्रेन की जंग जो है यूरोप के लिए नहीं है, आर्कटिक के लिए भी है। जो आर्कटिक के अंदर, जो मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि वो सामने, और उसमें आज अगर किसी ने ये ग्लोबल टाइम्स को देखना है तो ग्लोबल टाइम्स को देख ले। जो असल जो इशू है वो सिर्फ जो है ग्लोबल टाइम्स अगर हम दिखा सकें आज का, असल इशू जो है वो सिर्फ ये नहीं है, असल इशू आर्कटिक है, जहाँ पर पहली दफ़ा
जो एंट्री हो गई है चाइना की ऊपर। चाइना ये सब यहाँ रप्पा पड़ा हुआ है। चाइना डायरेक्ट ऊपर से आर्कटिक में पहली मर्तबा जो बर्फ क्लाइमेट चेंज के नतीजे में पिघल रही है, नई शिप लेन्स बन रही हैं, अब आपको उतने आइस ब्रेकर्स नहीं चाहिए अब, तो वहां पर चाइना एंटर हो गया। हालांकि चाइना का बॉर्डर नहीं है आर्कटिक के अंदर डायरेक्टली, वो रशिया है, लेकिन चाइना एंटर हो गया। ये यूक्रेन का ये इशू है, ठीक है। अब ये जो पुराना एक्सपीरियंस है अमेरिका और ईरान का, इसमें क्या प्रॉक्सीज के थ्रू तो हो रहा है ना, उधर ईरान की मलेशियाज हैं, उधर वो इसराइल को कर रहा है, उधर ये हो गया। क्या अमेरिका डायरेक्ट आएगा इस जंग में? यानी आज से 1 साल पहले चले जाएं, 1 साल पहले दुनिया में एक खुश आदमी वो कह रहा है कि मेरे मध्य मुकाबले को जेल हो गई, उसका हो गया सत्यानाश, वो गया नाहल, और अब तो मैं ही हूं, और उसका नाम है जनाब बाइडन। और ठीक 1 महीने के बाद बाइडन साहब, यानी उस वक्त सोच भी नहीं सकते थे वो 2 अक्टूबर को कि कोई 7 अक्टूबर होना है, तारीख आगे चलनी है, ठीक है। और वो ये भी नहीं सोचते थे यूक्रेन में ये होगा, और वो ये भी नहीं सोचते थे मैं बाहर हो जाऊंगा, उसे बाहर करते करते मैं बाहर हो जाऊंगा, वो अंदर आ रहा होगा। मतलब है कि वो ये था कि मैं जीतूंगा, या उधर से देखते हैं कौन खड़ा होता है सामने से, ये है वो है, बहुत सारे वो लोग खड़े हुए, ये बनेगा उनका कैंडिडेट, ये मौसू खुद बाहर हो गए। 1 महीना है, 4 नवंबर को इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिबेट हुई है कल, मैं उस पर आज टाइम नहीं बात करने का, उस पर बाद में बात कर लेंगे कि उसमें क्या हुआ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें जो इशू ये है कि अमेरिकन, अब कैमिला हैरिस उधर से यूक्रेन उनको तोहफे में जाके जा रहे हैं, उनको तोहफे में मिला हुआ है जो है ये मशरिक़ वुस्ता, और यहाँ से बहुत मुश्किल, जिन लोगों ने ये रीजन देखा है अफगानिस्तान से जाना उनके लिए ज़रूरी था कि यहाँ से निकलें, ठीक है। 2011-12 से बातचीत शुरू हो गई थी सलम खलीलजाद, और ये तो बहुत बाद में हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड टॉक्स शुरू हो गई थी 11, 12, 13 से कि निकला जाए किसी तरह, इसी तरह मिडिल ईस्ट से निकला जाए। मतलब वहाँ पर जैसे जमहूरियत लाने का शौक पूरा हो गया। देखें अमेरिका ये था ना जमहूरियत लाने का, अब वो वापस चला गया, डिक्टेटर्स को सपोर्ट कर दुनिया में करता है। लेकिन एक असूल याद रखें अमेरिकन का, अमेरिकन्स उन डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं जिनका अपने अवाम पे कंट्रोल होता है। जिस लम्हे अमेरिकन्स को पता चलता है कि इनका अपने लोगों के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। यार इसको देखा है कहीं ऐसे, हम इसे सपोर्ट करते थे, कहाँ हम देखा होगा कहीं, लेकिन ये कितना अच्छा आदमी है, देखे ना कितना जबरदस्त आदमी, इसको आना चाहिए, नहीं किया जाता है सामने को। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मद्देनजर रखना चाहिए कि आप अपने लोगों के अंदर जो है वो जो भी है सिलसिला, वो लोग आपके साथ हैं, तो अमेरिका की सपोर्ट है, ये दुनिया की सपोर्ट है। तो इसलिए जो है वो अब ये देखना है कि अरब ममालिक इस फड्डे से दूर रखेंगे अपने आप को, इस फड्डे में कोई नहीं आएगा खामोशी से। क्योंकि अरब लीग का जो इजलास भी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुई, अरब लीग बनी किस लिए थी? अरब लीग बनी तब थी 1945 में, जब ये इसराइल और मसला खड़ा हुआ था, और उसमें OIC और अरब लीग और चाइना दरमियान में ईरान और सुलह करवा गया। रशिया के कौन से वेपन्स, क्या S-400 है उनके पास या S-300 है, क्या 5th जनरेशन भी ले गए, दूसरे मुल्क नहीं ले गए। कम्युनिकेशन कैसे हुआ हुतीस के दरमियान और तलवीव की सड़कों पे घूमते हुए 2 लोगों के दरमियान, और हिजबुल्लाह के दरमियान, जिनके बारे में ये था कि बिल्कुल उनको तो ख़त्म ही कर दिया, वो कैसे जाग उठे। और अगर इसराइल अटैक करेगा तो क्या न्यूक्लियर ख़त्म कर देगा, और अगर नहीं कर सका तो फिर, अगर नहीं कर सका तो फिर भाई या तो ख़त्म हो जाए ना न्यूक्लियर, ख़त्म, ईरान को न्यूक्लियर से साफ हो गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर और एक फेल अटैक हुआ। देखिए ना, ये मैंने आपसे कहा ना 440 ऑपरेशन ईगल क्लॉ क्या था, उसमें तो अमेरिका से USS निमित्ज से उतर के आए 8 हेलीकॉप्टर प्रॉपर पूरा प्लान करके, वो आंधियां चली, हवा शवा, वो एक उधर गिर गया। 8 सर्विस में 8 से ज़्यादा मेरे ख्याल सर्विसमैन की डेथ हो गई थी। तो बहरहाल ये बड़ा रिस्की है, इसलिए कभी वक्त मिला तो ज़रा मैं इमाम गैब के बारे में बात करूँगा, अगर वक्त मिला तो। और ये कि जो ताबूत है वो कहाँ मिला है उनको, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो गई है
तो आपका ख्याल है कि वो पुरानी रवायात पे अमल कर रहे होंगे? ऐसा नहीं है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।